जापान रिसेशन में जा चुका है, जर्मनी और यूके में रिसेशन है, चीन डिफ्लेशन में है। ये सभी दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज में से आते हैं। अगर इनका ये हाल है तो सोचिए बाकी देशों का क्या हाल हो रहा होगा। इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। लेकिन इन सब बातों के बीच भारत का 2023 से 24 का Q3 का GDP डेटा देखकर दुनिया पूरी शॉक्ड रह गई थी, क्योंकि यहाँ दुनिया भर के देश इस दौरान मंदी में थे। वहीं भारत में इसी टाइम में 8.4% की ग्रोथ दिखाकर दुनिया को शॉक्ड कर दिया। ये बिल्कुल वही बात हो गई, यहाँ एक क्लास में 100 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनमें से 80 बच्चे फेल हो चुके हैं और वही एक बच्चा जिसके 60 से 65% मार्क्स आते थे उसने इस बार 95% मार्क्स लाकर टॉप कर दिया है। और यही सब देखकर दुनिया के देशों को झटका लगा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर रिसेशन क्या होता है और दुनिया के सभी देशों में मंदी आखिर क्यों आ रही है। क्या भारत पर भी इसका असर पड़ेगा? अगर मंदी आती है तो आपको क्या करना चाहिए और ये मंदी कब तक रहेगी? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जब कोई कंट्री 2 क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ दिखाए तो उसे रिसेशन कहा जाता है। साल में 3 महीनों को एक क्वार्टर कहा जाता है। जैसे जनवरी, फरवरी और मार्च एक क्वार्टर है, ऐसे ही पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं। जब किसी कंट्री में 2 क्वार्टर में GDP ग्रोथ की बजाय माइनस में चली जाए तो ऐसा माना जाता है कि वो कंट्री रिसेशन में है। तो चलिए जानते हैं आखिर जर्मनी में रिसेशन क्यों आया। जर्मनी की GDP ग्रोथ पिछले 5 साल के मुकाबले में 2018 में बहुत कम हो गई थी और 2019 में ये और भी ज़्यादा गिर गई। जर्मनी की इकोनॉमिक हालत पहले से ही अच्छी नहीं थी और ऊपर से कोविड-19 का आना ये जर्मनी के लिए एक बड़े झटके के बराबर था। अभी जर्मनी इससे निकलने के बारे में सोच ही रहा था कि रूस और यूक्रेन के बीच वॉर हो गया। अमेरिका और नाटो ने मिलकर रूस पर सैंक्शंस लगा दिए, जिससे जर्मनी जो सस्ते में रूस से एनर्जी लेता था वह भी रुक गई। अब जर्मनी को दूसरे देशों से महंगे दामों पर एनर्जी खरीदनी पड़ी थी और इसके साथ साथ जर्मनी ने भी रशिया पर काफ़ी सारे सैंक्शंस लगा दिए थे, जिसका इम्पैक्ट एक के बाद एक 3 झटकों को जर्मनी की इकोनॉमी झेल नहीं पाई और जर्मनी की इकोनॉमी रिसेशन में चली गई। अब बात करते हैं कि आखिर कैसे यूके की इकोनॉमी रिसेशन में गई। पिछले 200 साल से यूके की इकोनॉमी बहुत अच्छी कंडीशन में थी। दुनिया भर के देशों को लूटकर यूके ने अपनी इकोनॉमी बहुत अच्छी कर रखी थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि लूट की कमाई ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती। क्योंकि मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, यहाँ पे भाई इंडिया से लाया गया बेशकीमती खजाना रखा हुआ है। और तो और भाई कुछ लोग इसे इंग्लैंड का चोर बाजार भी कहते हैं, क्योंकि सबसे 1980 आते आते यूके की इकोनॉमी कुछ ठीक नहीं चल रही थी। यूके की उस समय के प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट हैचर की नीतियों को आज की यूके की कंडीशन का कई बार जिम्मेदार माना जाता है। यूके की इकोनॉमी को सही करने के लिए मार्गरेट हैचर ने कुछ ऐसी नीतियां बनाई जो डिजास्टर साबित हुई। 1980 में यूके गवर्नमेंट ने रिच लोगों को टैक्स में छूट दी और गरीबों को दी जा रही सारी वेलफेयर स्कीम्स में से पैसा कट कर दिया गया। जो पब्लिक सेक्टर था यूके में उसे भी प्राइवेटाइज कर दिया गया। 1980 से 2023 तक यूके की मैन्युफैक्चरिंग 30% से गिरकर 10% तक रह गई। किसी देश की पॉलिटिक्स उस देश को कैसे बर्बाद कर सकती है, इसका प्राइम एग्जाम्पल यूके है। उन्होंने अपनी गलतियों से नहीं सीखा, बल्कि इकोनॉमी खराब होने का सारा ब्लेम यूरोपियन यूनियन पर डाल दिया और कहा कि हमें यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाना चाहिए। इसके बाद बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट में यूके ने यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर लिया, जिसे ब्रेक्जिट कहा गया। यानी कि यूके अब यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया था। यूरोपियन यूनियन का मेंबर होने के कारण यूके को जो फ़ायदे मिलते थे वो भी अब बंद हो गए और जो यूके की करेंसी पाउंड था उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा गिर गई। अभी यूके इस चीज़ से संभल ही रहा था कि कोविड-19 आ गया, जिसमें यूके की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अब यूके की प्राइम मिनिस्टर बनी लीज ट्रस। इन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया यूके की इकोनॉमी के साथ। इन्होंने सुपर रिच लोगों का जो 45% का टैक्स था उसे भी हटा दिया, स्टैम्प ड्यूटी भी कम कर दी, कॉर्पोरेट टैक्स को 25% से 19% पे ला दिया गया। ऐसी बहुत सी पॉलिसीज़ यूके में चलाई गई जिससे यूके की इकोनॉमी को नुकसान हुआ। एक तरफ पैसे बोरो किए जा रहे थे, वहीं पर दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर पर बहुत ज़्यादा खर्च किया जा रहा था। इसका सिंपल सा मतलब था कि जो कमाई है वो तो कम करेंगे, लेकिन खर्च हम ज़्यादा करेंगे, वो भी उधार लेकर। इससे जो इन्वेस्टर थे उनका ट्रस्ट यूके की इकोनॉमी से हट गया। इसके साथ ही रशिया यूक्रेन वॉर में एनर्जी प्राइस भी ज़्यादा हो गए।
और जो आम यूके के लोग थे उन पे इम्पैक्ट आया। और यूके की इकोनॉमी में जो क्राइसिस पहले से ही था वो और भी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में आ गया, जिसके बाद लिज ट्रस को रिज़ाइन करना पड़ा। यूके की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में आ गई। अब बात करते हैं कि आगे जापान में कैसे इकोनॉमिक क्राइसिस आया और जापान कैसे रिसेशन में चला गया। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जापान एशिया की बहुत बड़ी ताकत था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में जापान पर अमेरिका ने न्यूक्लियर बम गिराए। सबको लग रहा था कि जापान अब कभी पहले की तरह इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा, लेकिन जापान ने उन सबको गलत साबित किया। 1970 से 1990 तक जापान ने इतनी ग्रोथ दिखाई कि सभी देश इस ग्रोथ को देखकर हैरान थे। एक समय पर तो लग रहा था कि जापान उस समय की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा, लेकिन 1990 में जापान की इकोनॉमी का बबल फूट गया। उसके बाद जापान की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन पर ही रुक गई, कभी थोड़ा ऊपर जाती तो कभी थोड़ा नीचे, लेकिन 5 ट्रिलियन के आसपास ही बनी रहती जापान की इकोनॉमी। और जापान की ग्रोथ भी अब कम हो गई थी। इसका सबसे बड़ा कारण था जापान की पॉपुलेशन का ना बढ़ना। जापान में आज भी बूढ़े लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है और जापान की पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है, जिसका असर उनकी इकोनॉमी पर देखने को मिलता है। जापान की इकोनॉमी पहले से ही सही नहीं चल रही थी, उसके बाद कोविड-19 आया और फिर जापान में इंटरनल कंजम्पशन भी बहुत कम हो गई महंगाई के कारण। और इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट था कि जापान में मंदी आई, जापान रिसेशन में चला गया। अब बात करते हैं चीन में आई डिफ्लेशन की। 2014 तक चीन में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 2014 के बाद अमेरिका ने चीन की हालत ख़राब करनी शुरू कर दी। बात करते हैं 1980 से, जब चीन इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं था। तब चीन ने अपने देश में स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए। 1990 में चीन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना। चीन ने अपने यहाँ सब्सिडी देकर दुनिया भर के देशों की कंपनियों को बुलाया और मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। इसके बाद चीन में बना सामान दुनिया भर के देशों में डंप करना शुरू कर दिया। इस दौरान चीन ने 10% तक की जीडीपी ग्रोथ की। इसे देखकर सभी देश हैरान थे कि इतनी ग्रोथ आगे चाइना ने कैसे की। सन 2000 से 2010 तक का टाइम चीन के लिए गोल्डन एज माना जाता है, लेकिन 2013 से 14 के आते आते अमेरिका को ये लगने लगा कि चीन उसके लिए बड़ा खतरा बन सकता है आने वाले भविष्य में। इसलिए अमेरिका ने चीन के साथ ट्रेड वॉर करना शुरू कर दिया, जिसमें चीन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद समय आता है 2019 का, जब दुनिया भर में कोविड-19 फैला। इससे चीन की जो इमेज थी दुनिया भर में वो बहुत ख़राब हुई। इसके साथ साथ चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दुनिया भर के देशों को लोन दे रखा था। वह प्रोजेक्ट भी एक बहुत बड़ा फ्लॉप साबित हुआ, जिस कारण चीन को बहुत नुकसान हुआ। चीन और अमेरिका ट्रेड वॉर के कारण और कोविड-19 के कारण चाइना से सारी कंपनीज अब बाहर जाने लगी। इसके साथ साथ चीन ने दुनिया भर में अपना सामान बेचकर जो सारा पैसा कमाया था उसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर दिया था। यहाँ पर चीन में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई थी और लोगों ने इन बिल्डिंग्स में फ्लैट खरीदने के लिए लोन भी ले रखे थे। और फिर चीन में डिफ्लेशन आती है। आपने अभी तक इन्फ्लेशन को सुना होगा, यानी कि महंगाई, लेकिन डिफ्लेशन ठीक इसके उलट होती है। इसमें चीज़ें बहुत सस्ती हो जाती हैं और लोग पैसा भी नहीं कमा पाते सामान बेचकर। चीन की पूरी इंडस्ट्री ही मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित थी, इसलिए उसे ज़्यादा नुकसान हुआ डिफ्लेशन में। अब जिन लोगों ने लोन ले रखे थे फ्लैट के लिए, उन्होंने अपनी फ्लैट की ईएमआई भरने से इनकार कर दिया, क्योंकि जितने का उन्होंने लोन लिया था अब उस फ्लैट की कीमत उतनी नहीं रही थी, कम हो गई थी डिफ्लेशन के कारण। चीन में बैंकों ने बहुत सारा लोन दे रखा था लोगों को, इसलिए चीन के बैंक्स को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और ऊपर से अब चीन में पॉपुलेशन का बढ़ना भी बंद हो चुका था उसकी वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण, जिस कारण चीन में युवा लोगों की संख्या बहुत कम हो रही थी और ओल्ड एज लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इन सब फैक्टर्स के कारण चीन में डिफ्लेशन आई। अब बात करते हैं भारत ने इसी टाइम में, जब दुनिया के मैक्सिमम देशों में मंदी आ रही थी, उस टाइम भारत ने कैसे इतनी अच्छी ग्रोथ दिखाई। और भारत का 2023 से 24 का Q3 का जीडीपी डेटा 8.4% कैसे आया। भारत की एक टाइम पर इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो समय था 1991 का, जब देश के पास सिर्फ 16 दिन के इंपोर्ट करने के लिए डॉलर रिजर्व बचा था। उस समय भारत सरकार ने एलपीजी रिफॉर्म्स लाया, जिसका मतलब था पुराने लाइसेंस राज को ख़त्म कर दिया गया। जहां मैक्सिमम चीज़ों को पहले गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, अब उन्हें प्राइवेटाइज किया गया। इससे इकोनॉमिकली बहुत फ़ायदा हुआ,
और बाद में मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पॉलिसी से इंडियन इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा हुआ। फिर पैंडमिक में भी इंडियन इकोनॉमी को नुकसान हुआ था। उसके बाद इंडिया ने देखा कि यूएस और चाइना के ट्रेड वॉर और कोविड-19 के कारण चाइना से काफ़ी सारी कंपनीज बाहर आ रही हैं, तो एब्सोल्युटली वो किसी न किसी देश में तो जाएगी। इंडिया ने उन सभी कंपनीज को अपने देश में इनवाइट किया, उन्हें उन कंपनीज को टैक्स रिलीफ दिया, साथ में काफ़ी सारी सब्सिडीज़ भी दी गई, जिन कारण उन कंपनीज में इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी और इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे वो भी बहुत ज़्यादा बढ़े। इंडिया में अभी भी मैक्सिमम यंग पॉपुलेशन है, जिससे इंडिया का इंटरनल कंजम्पशन भी ज़्यादा बढ़ रहा है, जिस कारण भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.4% आई। लेकिन आने वाले कई सालों तक हमारी जीडीपी ग्रोथ 8% से ऊपर रहने वाली है। क्या बाकी देशों में रिसेशन का इंडिया पर इम्पैक्ट होगा? जवाब है हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन आपको चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये इतना कम इम्पैक्ट होगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा। और अगर नेक्स्ट ईयर रशिया यूक्रेन की वॉर ख़त्म हो जाती है तो आपको ये रिसेशन भी ख़त्म होता हुआ दिखेगा। वैसे अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जॉब करते हो तो आपको पैसे बचा के रखने चाहिए, क्योंकि जब ग्लोबल रिसेशन आता है तो ये बड़ी कंपनीज काफ़ी सारा ले ऑफ करती हैं, जैसा कि पिछले साल किया गया था। लेकिन अगर आप खुद का बिजनेस या खुद की दुकान या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आप बेफिक्र होकर खर्च करिए, क्योंकि इसमें आपके पैसे थोड़े बहुत कम हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल जॉब जाने जैसा कोई खतरा नहीं है। हालांकि अगर आप बिज़नेस करते हो तो इसमें आपका 10% या 15% बिजनेस ग्लोबल रिसेशन में कम हो सकता है, लेकिन बंद तो बिल्कुल नहीं होगा। और अगर इंडिया की ग्रोथ आगे भी बहुत अच्छी रही तो रिसेशन में भी आपका बिजनेस ज़्यादा बढ़ेगा। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।